अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूसीसी को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसके साथ में सीएम धामी ने मीटिंग की है और निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थित रूप से काम हो और जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए। सीएम धामी ने कहा है कि यूसीसी लागू होने से पहले सभी पहलुओं को गंभीरता से अध्ययन किया जाए। वहीं कमेटी के शत्रुघ्न सिंह ने जानकारी दी है कि इस संबंध में 3 उप समितियों का गठन भी किया गया है। नियमों की रूपरेखा तैयार करने, नियमों को आसानी से लागू करवाने और क्षमता विकास के लिए ट्रेनिंग देने वाली 3 उप समितियां 30 सितंबर को अपनी रिपोर्ट देंगी। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि राज्य स्थापना दिवस से यूसीसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। सभी विभाग अपने समय पर यूसीसी कमेटी को अपना सहयोग दें और जल्दी से जल्दी जो हमने समय सीमा रखी है उस समय सीमा में ये एक्ट प्रदेश के अंदर लागू हो जाए, उसके लिए आज बैठक हुई है और हमने अधिकतम अक्टूबर माह में और राज्य स्थापना दिवस से पहले उसको लागू करने की दिशा में आज चर्चा हुई है और सभी ने ये आशा व्यक्त करी है कि सभी लोग अपना अपना काम तय समय पर पूरा कर लें। चलिए बात करते हैं मौसम की। तो उत्तराखंड में कल भी बारिश का असर रहने वाला है। देहरादून में कल भी भारी बारिश का अलर्ट है और बारिश के हालात को देखते हुए राजधानी देहरादून में कल 12वीं तक के सारे स्कूल बंद कर दिए गए। आंगनवाड़ी केंद्र में भी कल छुट्टी रहेगी और वहीं पहाड़ी जिलों में भी बारिश के हालात रहेंगे। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पिथौरागढ़ में भी कल 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। आज सुबह देहरादून में कैसे हालात थे, अब वो आपको दिखाते हैं। देहरादून में कई इलाकों में बारिश के बाद में हालात बेहद ज्यादा खराब हो गए और बाढ़ जैसे हालात नजर आए। भारी बारिश के बाद में देहरादून के कारगी ग्रांट क्षेत्र में कई घरों में बारिश का पानी घुस गया और कई घरों में पानी के साथ साथ मलबा भी चला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं बारिश के बाद में किस तरह से सड़क पर नदियां बह रही हैं और कई घरों में पानी और मलबा घुस गया है। ये सिर्फ बारिश के पानी का कम होने का इंतजार करते हुए लोग भी नजर आए और प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह से नाकाफी दिखी। हालात बेहद डरावने वाले थे। और पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में बारिश का तांडव जारी है। यहां पर मंदाकिनी नदी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से नदी किनारे के इलाकों में कटाव तेजी से हो रहा है। बंगापानी में बारिश के कारण सबसे अधिक खतरा देवी बगड़ और भौरा बगड़ क्षेत्र में मंडरा रहा है और इस इलाके में प्रशासन ने 13 परिवारों को शिफ्ट किया है। साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम को मौके पर तैनात किया गया। मंदाकिनी नदी का स्तर भी चेतावनी के लेवल को पार कर चुका है। जिस तेजी से इस इलाके में कटाव जारी है उससे कई मकानों के नदी में गिरने की आशंका भी है। विकासनगर में शिमला बाईपास रोड पर कई जगह पर रपटे में पानी आने से आवाजाही बाधित हो गई है। यहां पर रामगढ़ और सिहनीवाला के बीच में एक रपटे में आए पानी के तेज बहाव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक महिला भी अपनी स्कूटी से पार करने की कोशिश में गिर गई। गनीमत रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने महिला और उसकी स्कूटी को निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से विकासनगर का खुशहालपुर गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और सूचना पर प्रशासन की टीम के साथ में एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। कई जगह पर दीवारों को तोड़कर गांव में पानी घुस गया था, जिसके बाद में लोगों ने बाहर निकालने की कोशिश की। बारिश रुकने के बाद में गांव में पानी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ, जिससे कि लोगों ने राहत की सांस ली। चमोली की नीति घाटी में लगातार बारिश हो रही है और जिससे कि नदी नाले उफान पर है। बुग्याली इलाके में भी हो रही तेजी से बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तोलमा नाले के अचानक उफान पर आने से आसपास के गांव के लोगों में दहशत बन गई है। तोलमा नाले के उफान पर आने से सुराई ठोटा क्षेत्र लगातार खतरे में बना हुआ है।
उत्तराखंड में कई जगह पर बारिश मुसीबत बन गई है। वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे और सीएम धामी ने बारिश से नुकसान की रिपोर्ट अधिकारियों से ली है। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए और आपदा में फंसे लोगों को फौरन मदद करने के आदेश भी सीएम धामी ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों से हालात की जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हल्द्वानी वैसे तो मैदान में बसा है, लेकिन बरसात के दिनों में यहां पर अचानक इतना पानी आ जाता है कि हाहाकार मच जाता है। आखिर कहां से आता है ये पानी, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिमालय की सुंदर शिवलिक पहाड़ियों के नीचे बसा है ये कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी। लेकिन मॉनसून की बारिश इस शहर के लिए मुसीबत लेकर आई है। शहर से सटे इन इलाकों में हो रही बारिश से यहाँ की नदी नाले उफान पर है। विशेष तौर पर कलसिया, सकरिया और देवखड़ी नाला ये ऐसा रुद्र रूप लेते हैं जिसकी आम दिनों में कल्पना भी नहीं की जाती। सर ये 15 मिनट की बारिश में इतना पानी आया यहाँ पर कि ये लिंटर से ऊपर उछल रहा था पानी। ये सब लोगों को, बच्चों को, औरतों को घरों में से खींच के ऊपर लिंटरों के द्वारा निकाला हमने, पकड़ के। और ये इतना पानी आया सर, ये इतना पानी आज तक नहीं आया। सारे घरों पूरा बद्रीपुरा मोहल्ले में पूरा पानी भर रखा है सर। दरअसल हिमालय की शिवलिक पहाड़ियों से घिरे होने के कारण काठ गोदाम और हल्द्वानी के इलाके में मॉनसून एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखी जाती है। अक्सर इन पहाड़ों पर हो रही बारिश का अनुमान हल्द्वानी के मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों को नहीं हो पाता और यही इन लोगों के लिए मुसीबत बनता है। काठगोदाम के ऊपर जितने भी पहाड़ हैं, अगर वहाँ पर बहुत कम ड्यूरेशन में अगर हैवी रेनफॉल होता है तो बिना पूर्व सूचना के और बिना अनुमान के काफ़ी मात्रा में इन नालों में पानी आ जाता है। और ये जो नाले हैं, नहरें हैं, ये हमारे टाउन के बीच से होके गुजरते हैं। इसके चारों तरफ काफ़ी हैबिटेशन है। जाहिर है कि पहाड़ से निकलने वाले छोटे छोटे गदेरे हल्द्वानी में आकर नालों का रूप ले लेते हैं और यही नाले कई लोगों के लिए जानलेवा भी साबित होते हैं। विशेष तौर पर रात को होने वाली बारिश तो इन नालों के लिए इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की नींद भी हराम कर देता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बागेश्वर के सुंदरडूंगा ग्लेशियर में जांच के लिए गई टीम आधे रास्ते से ही वापस लौट आई है। 17 सदस्यीय टीम 17 जुलाई को सुंदरडूंगा ग्लेशियर के देवीकुंड में बने अवैध मंदिर की जांच करने के लिए गई थी, जिस पर टीम आधे रास्ते से वापस आ गई है और बारिश के बाद में 2 दिन जतोली में भी रुकी और फिर रविवार को टीम बिना जांच के ही वापस लौट आई। वापस लौटी टीम ने बताया कि रास्ता काफी दुर्गम और कठिन है। टीम ने देवीकुंड तक जाने का प्रयास किया था, लेकिन जगह जगह पर दरकते पहाड़ और टूटे रास्ते से आगे जाना संभव नहीं था। सुंदरडूंगा ग्लेशियर में एक स्वयंभू बाबा ने एक मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसके बाद में प्रशासन ने टीम भेजी थी। इधर डीएम बागेश्वर ने कहा है कि खराब मौसम के चलते टीम वापस लौटी है। जल्द ही मौसम साफ होते दोबारा टीम को भेजा जाएगा। में जो टीम भेजी गई थी तो वो मौसम खराब होने की वजह से शायद पूरा ट्रैक रूट नहीं कर पाए। शायद लास्ट के 2-3 किलोमीटर उनका बच गया था, जो बहुत खतरनाक था, तो वो नहीं जा पाए। तो फिर से दोबारा से हम टीम दोबारा से ट्राई करेगी जाने की। जैसे ही मौसम ठीक होता है तो तब उसके बाद उसमें कुछ एक्शन लेंगे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम और पहचान बताने वाले बोर्ड लगाने के उत्तराखंड सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई के बाद में कोर्ट ने फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ये एक प्रेस स्टेटमेंट था या फिर औपचारिक आदेश था। नाम और पहचान दुकान पर चस्पा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। मतलब यह है कि दुकान पर सिर्फ लिखे होने की जरूरत है कि वहां पर मांसाहारी खाना मिल रहा है या फिर शाकाहारी खाना। कोर्ट ने इस मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है।
देखिए वो पूरा ऑर्डर आएगा तो उसकी समीक्षा करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या सर 26 जुलाई को लेकिन सुनवाई भी होगी, सरकार अपना पक्ष किस हद तक रखेगी? अब जो हम लोगों ने जो आदेश किया है वो आदेश हम लोग लगाएंगे किस आधार पर किया है। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद में रुड़की में सभी विभाग अलर्ट है। खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक होटल, ढाबों, दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच कर रही है। रुड़की के नारसन बॉर्डर के पास में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 15 ढाबों और दुकानों के सैंपल जांच के लिए भेजे, जबकि 5 ढाबों को नोटिस भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद में फूड लाइसेंस नहीं मिला। साथ ही जिन ढाबों और दुकानों में गंदगी पाई गई उन्हें भी नोटिस जारी किया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कावड़ मेले तक चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। 3 टीमें मैंने गठित कर रखी है और तीनों टीमें अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है। आज स्वयं टीम के साथ मैं स्वयं भी आया हूँ और आज हमने नारसन बॉर्डर तक हमने चेकिंग की है। लगभग 33 ढाबों का और भंडारे लगभग जो जहाँ लगे हुए चेक किया है और उसमें से मैंने 15 सैंपल जाँच के लिए लिए हैं। कांवड़ियों के भेष में आने वाले हुड़दंगियों से पुलिस ने निपटना शुरू कर दिया है और डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि कांवड़ यात्रा एक तीर्थ यात्रा है और सभी को भक्ति भाव के साथ में कांवड़ यात्रा करनी चाहिए। सोमवार शाम को हरिद्वार पहुंचे डीजीपी अभिनव कुमार ने कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ में मीटिंग भी की। जो शिव भक्त यहाँ आते हैं वो अच्छी भावना के साथ ही आते हैं, तीर्थ की भावना के साथ, सही भाव के साथ आते हैं। हो सकता है उनमें कुछ उपद्रवी तत्व, कुछ असामाजिक तत्व उसमें शामिल होके उसको बदनाम करने का प्रयास करें, लेकिन ऐसे उपद्रवी तत्वों से हम निपटने के लिए तैयार हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में गंगाजल लेने बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं। गंगोत्री हाईवे पर कई जगह पर लैंडस्लाइड के हालात बने हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच में कांवड़ यात्री भी जान जोखिम में डाल भोले के जयकारों के साथ में कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। वहीं गौमुख से कांवड़ यात्री अभी गंगाजल नहीं भर सकेंगे, जिसकी वजह है गोमुख में पड़ने वाले सभी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पानी के तेज उफान में एक लकड़ी की पुलिया भी बह गई थी, जिसे बचाने का काम चल रहा है और मौसम का साथ न मिलने के कारण गंगोत्री नेशनल पार्क के कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात सामान्य होने के बाद में गोमुख ट्रैक को खोला जा सकेगा। चीड़वासा और भुजगड़ी नाले में भारी पानी था, जो कि हम पिछले दिनों से लगातार निगरानी कर रहे थे। जैसे ही पानी कम होगा हमने वहाँ पे पुलिया का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और चीड़वासा की पुलिया का निर्माण कार्य हमने लगभग पूरा कर दिया है। अब भुजगड़ी का पूरा करने वाले 3 जो आपकी वन विभाग की पुलिया हैं वो उसमें बह गई थी और हमारी जो रिप्लेस करने के लिए पुलिया हमारी बन चुकी है और लेबर भी हमारे तैयार है, पुलिया भी हमारे तैयार है। और जैसे वो पानी का जो वॉल्यूम है थोड़ा कम होता है ताकि हम लोग उसमें पुलिया लगा पाएँ। सावन के पहले सोमवार को केदारनाथ धाम में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। सावन के पहले सोमवार के दिन धाम में खास पूजा अर्चना के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में मौसम खराब होने के बाद भी श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं और केदार बाबा की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं धाम में भी व्यवस्था से श्रद्धालु काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में सावन के पहले सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दूर से आए भक्तों ने भगवान का जलाभिषेक किया। जागेश्वर धाम में इन दिनों श्रावणी मेला भी लगा हुआ है, जिसमें भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पूरे सावन में जागेश्वर धाम में दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। सावन के महीने में अल्मोड़ा के दंडेश्वर शिव मंदिर में पूरे महीने भक्तों की भीड़ उमड़ती है। माना जाता है कि यहीं से शिवलिंग की पूजा का चलन शुरू हुआ था। जागेश्वर धाम से 1 किलोमीटर पहले दंडेश्वर शिव मंदिर है, जहां साल भर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन सावन के महीने में मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि एक बार भगवान शिव तपस्या कर रहे थे,
तभी ऋषि मुनियों की पत्नियां यहाँ आईं और भगवान शिव पर मोहित हो गईं, जिसके बाद ऋषियों ने भगवान शिव को श्राप दे दिया। वो लिंगों को आगे जागेश्वर में भी स्थापित किया गया, वहाँ पर जागृत किया गया, इसलिए उसका नाम जागेश्वर पड़ा है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को पनिशमेंट मिलने के कारण, दंड मिलने के कारण ही इसका नाम दंडेश्वर पड़ा है। ये मंदिर कुमाऊं का सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे प्राचीन, और शिवलिंग की उत्पत्ति का मूल सिद्धांत यही है। जागेश्वर धाम जाने से पहले श्रद्धालु दंडेश्वर में भगवान के शिला के रूप में दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव से मनोकामना मांगते हैं। भोलेनाथ भी अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर करते हैं। काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी शांति फील हुई हमें यहाँ पे आके। और इससे पहले हम लोग जागेश्वर धाम गए थे, फिर हमें पता लगा कि बगल में यहाँ पे ताड़ेश्वर महादेव है, तो फिर यहाँ पे भी हम लोग घूमने आ गए। दंडेश्वर मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासन काल में 9वीं और 10वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ छोटे बड़े 14 मंदिरों का समूह है, जहाँ साल भर दूर दूर से भक्त आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अगर आपको कहीं एक सांप दिख जाए तो अच्छे खासे आदमी की हालत खराब हो जाती है। अगर आपको एक साथ 26 सांप दिख जाएं, विकासनगर के ढकरानी गांव के निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूरों को एक कोने में अचानक सांपों का झुंड दिखाई दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इन सभी सांपों का सकुशल रेस्क्यू किया। ये सभी सांप खतरनाक जहरीले सांप रसेल वाइपर के बच्चे हैं। रसेल वाइपर सांप अंडे न देकर बच्चे देता है। एनआईटी उत्तराखंड के परमानेंट कैंपस का निर्माण अभी पौड़ी के सुमाड़ी में शुरू हुआ ही था कि सुमाड़ी के ग्रामीण पहले चरण के काम को रुकवाने पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि एनआईटी के निर्माण के लिए उन्होंने गांव की 185 हेक्टेयर जमीन दान कर दी थी और जिस स्थान पर एनआईटी का शिलान्यास किया गया था उस जगह को छोड़कर चमराड़ा बैंक के पास में पहले चरण का काम शुरू कर दिया गया था, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण की मांग है कि उनके दान में दी गई जमीन को पहले एनआईटी निर्माण के उपयोग में लिया जाए। हालांकि मूलभूत सुविधा न मिलने के कारण पहले चरण का कार्य दूसरे स्थान से शुरू किया गया। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक धन सिंह रावत ने कहा कि एनआईटी का काम जल्द पूरा हो जाएगा। किलोमीटर शिलान्यास से दूर बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं, तो आप बताइए कि कहां तक जाएंगे। और हम लोगों को कितना ज्यादा गफलत में सरकार ने रखा हुआ है और शासन ने रखा हुआ है, प्रशासन ने। 13 साल हम लोगों ने वेट किया अपनी जमीनों के लिए कि हमारे यहाँ एनआईटी बनेगा, लेकिन आज भी हमारे बेरोजगार युवा सारे इस आशा में हैं कि हमें रोजगार मिलेगा। सरकार के द्वारा उत्तराखंड सरकार ने एक तो जमीन 100% दी है, दूसरा पानी हमने 22 करोड़ रुपए लागत से जो है पानी का काम भी 80% पूरा हो गया है, बिजली का काम भी पूरा हो गया है। अब हमने वहाँ की रोड जो है डबल लाइन की है, तो उसका भी बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। एनआईटी बहुत सुंदर बनेगी उसका। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। प्रधान